नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान के कौन से भाग में बताया है और किस अनुच्छेद में इनके संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय से संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो न्यायालय द्वारा हमें संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की गई। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनके संबंध में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो दोस्तों, मूल रूप से जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह थी 7। उसके बाद क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का जो हमारा मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, जो कि एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो मूल रूप से जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या थी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, वो 7 थे। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क, जो कि एक कानूनी अधिकार है, इसमें रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों, मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या पूछेगा तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या अब 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार 300 क, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या बची है वह है 6। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा दोस्तों सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने सब पहली बार क्या हुआ कि इन्होंने एक लिखित दस्तावेज पेश किया, जिसमें राजा की जो शक्तियां हैं उसको सीमित किया और नागरिकों के अधिकार की बात की गई। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून सर्वोपरि है। इसने वहां की जनता को अधिकार दिए। वैसे ही दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य में कौन कौन शामिल है, राज्य का व्यापक विस्तार कहाँ तक हुआ है। तो दोस्तों, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है?
इसमें बताया गया है अनुच्छेद 12 में राज्य के संबंध में बात की गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की सरकारें, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण का मतलब है दोस्तों लोकल अथॉरिटीज, और अन्य प्राधिकरण हो गया दोस्तों अदर अथॉरिटीज, जैसे LIC हो गया, NHAI हो गया। तो ये सभी दोस्तों राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 12 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 12 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी अंग या उसके द्वारा किया गया कोई भी निकाय यानी कोई भी बॉडी जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वे केवल राज्य के खिलाफ ही लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई संस्था राज्य मानी जाएगी तो उस पर मौलिक अधिकार लागू होंगे और नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन सब में से अगर कहीं पे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। परंतु दोस्तों यदि कोई प्राइवेट कंपनी है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है या सरकार उसे संचालित नहीं करती, वह एक निजी संस्था है, तो यदि उस संस्था में किसी के वेतन के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी को उस कंपनी से निकाल दिया गया है तो उस निजी कंपनी के खिलाफ मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वे सिर्फ राज्य के खिलाफ ही लागू होते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया है कि राज्य में कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है? यह घोषित करता है कि अगर कोई कानून या नियम मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह अमान्य यानी शून्य होगा। तो अनुच्छेद 13 यह बताता है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी नियम जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या इनका हनन करता है वह अमान्य होगा यानी शून्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। दोस्तों हमने जैसे अभी ऊपर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की गई है। ऊपर हमने अनुच्छेद 12 और 13 को देखा है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून व नियम को शून्य घोषित करता है। तो अनुच्छेद 12 और 13 तो हो गए। अब इसमें दोस्तों अनुच्छेद 14 से 32 तक इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। जैसा हमने ऊपर बताया था कि मूल रूप से तो 7 थे, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया था। ठीक है, तो अब जो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या है वह है 6। इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो वर्तमान में हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, जिसको बताया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के संबंध में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वह राजा हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सब पर एक ही कानून लागू होगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण यह बताया गया है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 के अनुसार
किसी से भी धर्म से, जाति से, लिंग से या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। ठीक है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर यानी राज्य के अधीन जो भी नौकरियां हैं, जो भी पद है, उसमें सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी योग्य नागरिकों को बराबर का मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी रूल ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर छूने योग्य या अछूता नहीं माना जाएगा, या किसी को भी कुआं हो, सड़क हो, कोई किसी प्रकार का स्कूल हो, कोई दुकान हो या कोई भी होटल हो, इसमें जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक। दोस्तों यहाँ पे ये सेना होगा, सेना या विद्या संबंधी सम्मान, इस सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़ के सभी उपाधियों पर रोक। ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों यह बताया गया है कि सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई उपाधि नहीं देगी जो उसको दूसरे व्यक्ति से ऊंचा या विशेष बनाए, जो भेदभाव प्रकट करे। ठीक है। जैसे पहले मिलती थी राजा, महाराजा या नवाब हो गया, सर हो गया या राय बहादुर हो गया, तो इस प्रकार की उपाधियों पर रोक है। लेकिन जो सेना और विद्या संबंधी सम्मान है, जैसे सेना संबंधी कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, तो इन पर, और विद्या संबंधी जो एजुकेशन, जो शिक्षा या ज्ञान से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो दोस्तों ये उपाधियां नहीं है, ये योग्यता और पढ़ाई का एक प्रमाण है, इन पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक है, यह बताया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में बात की गई है। इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 19(1) का ए यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसी के अंतर्गत दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता आती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है, और इंटरनेट, सोशल मीडिया पर जो भी सूचना या वीडियो जो पोस्ट करने का अधिकार है वह भी दोस्तों इसी के अंतर्गत है। और जो भी दोस्तों फिल्म बनती है, जो भी फिल्म निर्माता रहते हैं, वे जो अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का जो उनका अधिकार है वह भी दोस्तों इसी के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, किसी भी जगह एकत्र होना और शांतिपूर्ण रूप से सभा करने की स्वतंत्रता, यह बताई गई है 19(a) के बी में। तीसरा है दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है दोस्तों भारत में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता। निवास व बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की, कहीं भी रहने की, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और जी में है दोस्तों व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता, कोई भी काम, कोई भी धंधा या कोई भी व्यवसाय या किसी भी प्रकार के पेशा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो दोस्तों यह है 19(1) के ए, बी, सी, डी, ई और जी, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, निवास व बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता, तो यह सभी बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। ठीक है। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। दोस्तों ये करेक्शन कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गया, ये दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह बताया गया है अनुच्छेद 20 में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में बात की गई है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 चीजें बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दे सकते जो काम करते समय अपराध नहीं था। मानो दोस्तों कि कोई व्यक्ति आज से 2 साल पहले कोई काम करता है जो उस समय कानूनी रूप से वैध था, 2024 में उस काम को अवैध घोषित कर दिया या अपराध घोषित कर दिया गया है। तो जिस व्यक्ति ने 2 साल पहले वह काम किया है तो उसके लिए अब उसे सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों सजा वही दी जा सकती है जो कि उस समय कानून में थी। ठीक है, इसमें दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि यदि किसी को चोरी के अपराध में किसी को जैसे एक बार सजा मिल चुकी है तो उसी चोरी के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो एक अपराध के लिए दोस्तों 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यह इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नहीं होगा कि पुलिस जबरदस्ती किसी आरोपी को यह कहलाए कि उसने अपराध किया था, तो खुद के खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है जिन्हें अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में दोस्तों बताया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इसमें दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब है कि स्वतंत्रता पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, व्यक्ति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, अपनी पसंद से जिंदगी जीने की स्वतंत्रता है, परंतु वह किसी कानून को न तोड़े। ठीक है, तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 में दोस्तों बताया गया है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 में बात की गई है। दोस्तों इसमें यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को कारण बताना होगा गिरफ्तार करने का। दूसरा, उस व्यक्ति को अपने किसी अच्छे वकील से मिलने या उससे सलाह लेने का अधिकार है। तीसरा, जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उस व्यक्ति को पुलिस को कारण बताना होगा। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपने वकील से मिलने का और उससे सलाह लेने का अधिकार है। और तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अब है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह बताया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। यह अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव तस्करी, बेगार व बलात् श्रम निषेध। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जो भी दोस्तों मानव अंगों की तस्करी हो गई, बेगार हो गया। बेगार का मतलब होता है दोस्तों किसी को बिना पैसे दिए उससे काम करवाना, फ्री में उससे काम करवाना, यह बेगार हो गया। बलात् श्रम हो गया दोस्तों किसी से बलपूर्वक काम कराना। तो दोस्तों ये सभी निषेध माने गए हैं अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, मानव तस्करी हो गया, मानव अंगों की तस्करी हो गया, बेगार हो गया, यानी
किसी को बिना पैसे दिए उससे काम करवाना बलात् श्रम हो गया, किसी से बलपूर्वक काम निकलवाना अपना, तो ये सभी निषेध है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बताया गया है 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम पर रोक, यानी जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनसे किसी भी प्रकार के खदानों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जाएगा, यह निषेध माना गया है। ठीक है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से बच्चों से खतरनाक काम पर रोक को अनुच्छेद 24 में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको बताया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मानने, उसे मानने का तरीका अपनाने और फैलाने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, उसे मानने के तरीके अपनाने का और उसे फैलाने की जो आज़ादी दी गई है वह अनुच्छेद 25 के अनुसार दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतर मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, धार्मिक रीति रिवाज निभा सकता है, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकता है। ठीक है, तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 दोस्तों क्या कहता है, सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों और संस्थानों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। सभी धार्मिक संप्रदायों को जो उनके धार्मिक मामले हैं या जो भी उनके संस्थान हैं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है कि धार्मिक संप्रदाय अपना धार्मिक काम या अपनी धार्मिक जगहों को खुद चलाएं या वे अपना धार्मिक काम खुद तय करें कि जैसे पूजा कैसे होगी या पूजा कब होगी, प्रार्थना कब होगी, पूजा कौन करेगा, और अपने संस्थानों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो इनकी देखरेख, इनकी व्यवस्था, नियम वो धार्मिक संप्रदाय स्वयं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर से स्वतंत्रता। तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर से स्वतंत्रता के संबंध में अनुच्छेद 27 में बताया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेकर उसे किसी एक धर्म के प्रचार या समर्थन में खर्च नहीं कर सकती, यह बताता है अनुच्छेद 27। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार आपसे पैसा ले और वह किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उसके समर्थन में उस पैसे को खर्च कर दे। ठीक है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के संबंध में बताया गया है। तो अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में बात करता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वे शिक्षण संस्थान आते हैं जिन्हें पूरी तरह से सरकार चलाती है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्हें सरकार पैसे देती है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट है अब है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। तो दोस्तों जो ये अल्पसंख्यक हैं इनकी भाषा, इनकी लिपि और इनकी संस्कृति की सुरक्षा के संबंध में
जो बात की गई है वह की गई है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनको अपने स्कूल, अपने कॉलेज खोलने का, उन्हें चलाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। वह अपने स्कूल खोले, अपने कॉलेज खोले, अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा का प्रबंध करें। यह बताया गया है अनुच्छेद 30 में। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है, अब है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में बताया गया है यदि किसी के भी मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है, उसे सुप्रीम कोर्ट में जाने की शक्ति देता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जिसमें हो गई हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यो वारंटो। ठीक है दोस्तों, मैंने रिट पर एक वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया अनुच्छेद 32। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की शक्ति देता है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यहाँ से एग्जाम्स में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है कि बताइए कि कौन से अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है अनुच्छेद 32 को, और किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।